सो हे फ्रेंड्स, दिस इज मिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होते ही हम इस कहानी की हीरोइन को देखते हैं जो पेंटिंग कर रही थी और उसके सामने इस कहानी के हीरो भी खड़े थे और गलती से उसका कलर जाके उनके बॉडी पे लग जाता है। अब वो साफ करने लगती है जल्दी जल्दी। इतनी देर में वो उसको उठा के बिठाते हैं एंड देन किस करना शुरू कर देते हैं। तभी हमें हीरो का नाम भी पता चलता है। उनका नाम था शेन यानसी। अब उसको मजा तो काफी आ रहा था, पर अनफॉर्चुनेटली ये सपना था जो कि नींद के खुलते ही खत्म हो जाता है। अब उसी टाइम उसके फ्रेंड का कॉल उसको आता है। तब हमें पता चलता है कि हमारे हीरोइन का नाम याओ था। वो याओ को एयरपोर्ट चलने के लिए कह रही थी, पर क्यों वो पूछती है तो पता चलता है कि उसके अंकल शेन यानसी वापस आ चुके हैं। अब शेन यानसी का नाम सुन के तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, तो ऑब्वियसली वो जाएगी उनको पिकअप करने के लिए। पर फिलहाल वो अपना लिखा हुआ मांगा देखती है जिसके मेन लीड का नाम वो शेन यानसी के नाम पे ही लिखी थी। और सिर्फ नाम क्या, वो पूरा कहानी उनके और शेन यानसी के बीच के रिश्ते पे बनाई थी। और इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि उसके क्रश है वो। तो अब अपने मांगा की हीरोइन वो थी, तो वो तो रियल लाइफ में भी उनकी हीरोइन बनना चाहेगी ना। तो अब देखते हैं कि वो क्या क्या करती है आगे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एयरपोर्ट पर। पहुंच जाती है, उसकी दोस्त ऑलरेडी वहाँ पे थी। दोनों फ्रेंड्स ऐसे ही बातें कर रही थी, तभी उसको कॉल आता है और ये कॉल उसके मांगा से रिलेटेड बात करने के लिए ही था। मतलब वो आधा पार्ट रिलीज की थी ना, तो वो काफी फेमस हुआ था। तो अब उसको बोला जाता है उस मांगा को अपडेट करने के लिए, मतलब आगे जो वो सोच रही है वो चीज पब्लिश करने के लिए। अब बोल तो देती है कि ठीक है वो अपडेट कर देगी, पर उसके लाइफ में कोई प्रोग्रेस हो तब तो वो मांगा में भी अपडेट करे ना। तो यही सब सोच के खुश भी होती रहती है क्योंकि यानसी तो आ चुके थे ना, तो अब तो प्रोग्रेस जरूर होगा उन लोग के रिलेशनशिप में। अब इसी पॉइंट पे खुश होकर पीछे पलटती है तो टकरा जाती है और गिरने वाली रहती है, तो यानसी के ऊपर ही जाके गिरती है। तो वो संभालते हैं उसको। अब उस टाइम उन लोगों में ज्यादा कुछ बात तो नहीं होता क्योंकि याओ की फ्रेंड आ जाती है वहाँ पे। तो वो अपने अंकल को याद दिलाती है कि ये उसकी बेस्ट फ्रेंड है। वैसे उसके अंकल उसको पहले से जानते भी थे और उनको याद भी थी वो। पर तभी उसकी फ्रेंड अपने अंकल से पूछती है कि आप अचानक से यहाँ कैसे आ गए, कोई रिलेशनशिप में है क्या। अब ये सुन के वो तो सोचते रहते हैं कि नहीं नहीं प्लीज प्लीज नहीं होना चाहिए, और उसका ये रिएक्शन वो भी देखते हैं। पर फिर वो कहते हैं कि तुम्हारे गले पे जो लगा है वो क्या है। अब वो तो जो था वो बता देती है, मतलब पेन था काम करते वक्त उसके गला पे आ गया था, तो यही सब कहती है। अब इधर यानसी उसकी फ्रेंड से पूछते रहते हैं कि तुम बहुत कंसर्न हो मेरे मैरिटल स्टेटस को जानने के लिए, तो मेरा भी कंसर्निंग होना तो बनता है ना। तो तुम बताओ कि तुम अपना पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम क्यों नहीं दी हो अभी तक। अब ये सुन के तो उसको झट से याद आ जाता है कि उसको कुछ काम करना है, तो वो अपने फ्रेंड को उनको देके चली जाती है वहाँ से। मतलब यानसी अब याओ को घर छोड़ दे ऐसा बोल के भाग जाती है। तो वो उसको बाहर लेके जाते हैं। वहाँ पे कार तो आ ही गया था उनका उनको लेने के लिए। वैसे वहाँ पे खड़े खड़े उन लोग के शैडो में या उन लोग को परफेक्ट मैच बनाने में लगी हुई थी। मतलब कम से कम रियल लाइफ में नहीं तो अभी शैडो में ही हो जाए। अब ये चीज यानसी देखते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि क्या कर रही हो तुम। अब वो बोले तो बोले क्या, वो झट से जाके कार में बैठ जाती है। अब कार में बैठी थी तो सीट बेल्ट भी तो लगाना ही होगा, और इस चक्कर में दोनों थोड़ा करीब आते भी है। और उसको वैसे उनका स्मेल बहुत पसंद आया था उस टाइम। पर जो भी था उस टाइम तो कार चलने लगता है, पर आगे जाके वो उसको कुछ बोलने के लिए घूमते हैं, तभी ब्रेक लगता है और वो फिर से करीब आ जाते हैं उसके। पर फिर जो पूछने वाले थे वो पूछते हैं, वो उससे कहते हैं कि जो भी वो गिफ्ट्स भेजे थे वो सब उसको मिला ना। अब वो तो कह देती है कि हाँ उसको मिल गया, पर अपने मन में सोचती है कि चाहे उसका बर्थडे हो या फिर कोई छुट्टी हो, हर टाइम वो उसके लिए कुछ न कुछ गिफ्ट तो जरूर भेजते थे, सिर्फ वैलेंटाइंस डे को छोड़ के। तो अब ये सब सोचते सोचते उसका स्कूल आ जाता है, तो वो उतर जाती है और इस चक्कर में उसका पेन ड्राइव वहीं पे छूट जाता है। अब ये पेन ड्राइव लेके यानसी अपने घर चले जाते हैं, तो वो सोचते क्यों ना कंटेंट वो भी देख ले। तो वो जैसे ही पेन ड्राइव इंसर्ट करते हैं अपने सिस्टम में, तो उनको कुछ अजीब सा पेंटिंग्स दिखता है, तो वो जल्दी से अपना लैप ही बंद कर देते हैं। पर उसी टाइम याओ भी उनके घर के बाहर तक पहुंच चुकी थी, वही अपना पेन ड्राइव लेने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके पेन ड्राइव में जो भी पेंटिंग्स है वो यानसी देखे। क्या पता वो क्या सोचने लगे उसके बारे में उसके बाद। तो वो वैसे ही भींगते भींगते उनके घर पहुंचती है, गेट नॉक करती है, तो वो गेट भी खोलते हैं और थोड़ी देर के लिए तो वो भी अट्रैक्टेड फील करती है और उनके बॉडी पे कहाँ मोल था ये भी देख लेती है। अब उस टाइम वो अपनी बात रखे इससे पहले वो उसको घर के अंदर खींचते हैं, और फिर देख के तो ऐसा लग रहा था कि उसको किस करने वाले, पर ऐसा कुछ था नहीं। वो उसको चेंज करने के लिए कहते हैं क्योंकि वो पूरा भीग चुकी थी। तो वो चेंज करके आती है, हाँ उनका ही कपड़ा पहन के आती है, और इस टाइम पे वो उसको उसके घर जाने से मना करते हैं क्योंकि रात काफी हो गया था और उसका डॉर्म तो 11 बजे तक बंद हो जाता है ना, तो इसलिए वो उसको रुकने के लिए कह रहे थे। अब वैसे तो वो स्कूल के डॉर्म में नहीं रह रही थी क्योंकि उसको अपने ड्राइंग में कॉन्सेंट्रेट करना था, तो वो उस जगह को कब का छोड़ दी थी, पर ये बात वो उनको नहीं बताती फिलहाल, और यहाँ रुकने के लिए मान भी जाती है। और वैसे वो उस टाइम उसको कहते हैं कि चाहे कुछ भी जरूरत पड़े किसी लड़का के घर में उसको इतना लेट नाइट नहीं आना चाहिए। वैसे उनको इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी और के घर जाने से पहले वो ध्यान रखे। अब ये सुन के उसको अच्छा लगता है, पर फिर वो उनसे अपने पेन ड्राइव के बारे में पूछती है। वो टेबल की ओर इशारा करते हैं, वहाँ पे 2 एकदम आइडेंटिकल पेन ड्राइव्स रखा हुआ था। तो वो उसको कहते हैं कि वो अपने एंड से देख ले उसका कौन है, और इतना बोल के चले जाते हैं। अब इस टाइम तक तो उसको आइडिया लग चुका था कि वो देख चुके उसके पेन ड्राइव में कौन सा कंटेंट है, तो उसको
बहुत अजीब लग रहा था कि पता नहीं क्या सोचेंगे वो उसके बारे में। तो वो अपने रूम में जाके यही सब दिमाग लगा रही थी कि उसको क्या करना चाहिए। तभी गेट नॉक करके वो बोलते हैं कि वो उसके लिए दूध लेके आया है और उस दूध में वो मिल्क कैंडी भी डालनी है वैसे। अब ये सुन के उसको पास्ट का एक टाइम याद आता है जब वो ऐसे ही रो रही थी, पूरा आग भीगा हुआ था उसका, तब वो उसके लिए दूध लेके आए थे और वो खुद से उस दूध में मिल्क कैंडी डाली थी दूध का टेस्ट और अच्छा करने के लिए। तो प्रेजेंट में उसको सोच के अच्छा लगता है कि यान्सी को अभी भी ये बात याद है। अब इधर वो उसके गेट के पास वो ग्लास रख देते और कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, तुम पी लेना। तो उसको तो लग रहा था कि वो चले गए होंगे, तो वो चोरी चुप के आती है ग्लास उठाने के लिए, पर नहीं, वो वहीं थे। तो अब वो बस स्माइल करते हुए वहीं पे खड़ी हो जाती है। उसके फोन पे कुछ मैसेज आता है तो वही देख के हंसते रहती है। ये देख के वो उससे पूछते है कि तुम रिलेशनशिप में हो। अब वो कुछ आंसर दे पाती इससे पहले उनके घर पे एक लड़की आती है और वो आके सीधे उनसे कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और साथ में याओ को भी कहती है कि काफी छोटी लड़की है ये नहीं। अब ये सुन के उसको ऐसा लगता है कि हो सकता है यान्सी को बड़ी और मैच्योर लड़की पसंद आती होगी और ये सब सोचते सोचते वो देखती है तो वो दोनों बात भी कर रहे थे। तो अब उसके आंख में तो आंसू आ जाता है। ये सब सोचते सोचते उसको लगता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में है और उसी टाइम पे यान्सी उस लड़की को रात में यहाँ पे रुकने के लिए भी कह देते हैं। तो अब तो उसका और दिल टूट जाता है, आंसू पोंछती है जल्दी से, पर वो देख लेते हैं उसको रोते। तो वो उससे रीजन पूछते हैं, वो कुछ बताती नहीं है पर वो ही पहले कहते हैं कि मैं बताना भूल गई ये। अब इसी पॉइंट पे उनको कॉल आ जाता है, वही याओ की फ्रेंड का यानी कि उनकी भतीजी का, और वो उनको बताना चाह रही थी कि दादाजी उनको ब्लाइंड डेट पे भेजना चाहते हैं, मतलब इस बारे में वो उनसे बात करना चाहते हैं। अब ये सुन के यान्सी कहते हैं कि बच्चों को बड़ों के मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। याओ की फ्रेंड कहती है कि वो 22 की हो चुकी है और वो कहते हैं तो क्या हुआ, तभी भी तुम बच्ची हो। अब ये सुन के याओ को लगता है कि शायद वो उसको भी बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं क्या। तो अब क्या उसको और ठेस पहुंचता है, वो चली जाती है वहाँ से। इधर इनका बात क्या हुआ होता है तो याओ तो वहाँ पे थी ही नहीं, तो वो पूरे घर में उसको ढूंढने लगते हैं। हाँ, खिड़की से देखते भी है कि वो बाहर तो नहीं गई, पर जैसे ही मुंह मोड़ते हैं वो बारिश में भीगती हुई निकल जाती है वहाँ से। वैसे ये बात उसको भी नहीं पता था कि ऊपर से वो देख रहे हैं, पर हाँ इधर उनको एक नोट जरूर मिल गया था कि वो जा रही है। तो वो अपने घर पहुंचती है, अपसेट तो बहुत थी, पर उसको याद था कि उनके बॉडी पे मोल का है, तो वो अपने पेंटिंग को भी अपडेट कर देती है क्योंकि उन्हीं का पेंटिंग वो बनाई थी ना। और सोच भी चुकी थी कि अब उसके कहानी में आगे कुछ नहीं होने वाला क्योंकि उसका यान्सी के साथ कुछ नहीं होने वाला। यही सब सोचते सोचते वो पास्ट का एक सीन सोचती है जहाँ पे वो और उसकी फ्रेंड दोनों को पनिशमेंट मिला था, स्कूल में किसी से लड़ाई कर ली थी इसके लिए। तो अब उसके फ्रेंड के अंकल तो आ गए थे और उसके बदला यान्सी को सुनाया भी गया था, पर फिर वो अपनी भतीजी को लेके जा सकते थे। हाँ, पर वो एक बात जरूर कहते हैं कि वो अपनी भतीजी को जानते हैं और जब तक गलत ना हो तब तक वो कुछ भी गलत नहीं करेगी। तब ये सब तो ठीक था, पर याओ उसके घर से तो कोई नहीं आया, इसीलिए टीचर उसको डांट भी रहे थे कि अगर कोई नहीं आएगा तो वो नहीं जा सकती घर। और ये बात यान्सी सुने थे तो वो याओ को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। ये सुन के वो अपने मन में सोचते हैं कि इस जगह पे वो अकेले आई थी पढ़ाई करने के लिए, उसके पेरेंट्स तो अभी भी होम टाउन में ही है, और वो पूरा श्योर हो गई थी कि कौन ही उसको लेके जाएगा यहाँ से। पर नहीं, यान्सी थे उसके लिए यहाँ पे, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसके लिए दूध भी ला के दिए थे उसी टाइम पे। तब यही सब सोच सोच के वो बहुत रो रही थी क्योंकि अब तो उनकी गर्लफ्रेंड भी हो गई, कुछ दिन में बच्चा भी होने वाला है, तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता। पर तभी उसको यान्सी के ऑफिस से कॉल आता है क्योंकि वो अपना पेन ड्राइव छोड़ दी थी ना उनके घर पे, तो अभी उसका पेन ड्राइव उनके ऑफिस में है तो वो जाके ले जा सकती है। तो अब वो उनके ऑफिस जाती भी है और जाते ही सामने दिखाई देता है उसका सारा पेंटिंग्स जो वो बनाई थी और उसके पेन ड्राइव में था। उसको तो लगता है कि अब हो गया उसका कल्याण, पर नहीं, ये सारा कंटेंट यान्सी नहीं देख रहे थे, उनकी सेक्रेटरी देख रही थी, मतलब कल रात वाली लड़की। वैसे वो कहती भी है कि ये सारा ड्राइंग्स प्रेसिडेंट यान्सी का है ना, काफी अच्छा है। इतना बोल के वो उसके पास आके पूछती है कि तुम पसंद करती हो ना उनको। वो कहती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर वो कहती है कि अगर है भी तो मुझसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे तुम मेरा पोजीशन ले सकती हो क्योंकि मुझे अपने बच्चे का ध्यान रखना है फिलहाल, मतलब मिस्टर सेन की सेक्रेटरी बन सकती हो। अब ये सुनकर उसको लगता है कि शायद वो उसका मजाक बनाने की कोशिश कर रही है, इसलिए मना करके चली जाती है वहाँ से। पर रो तो वो अभी भी रही थी और बाहर जाके यान्सी से टकराती है, तो वो उसको अपने केबिन में लेके जाते हैं। वहाँ जाके उससे रीजन पूछते हैं उसके रोने का, तो वो सच थोड़ी ना बता सकती थी, वो बस कहती है कि रात में बहुत देर तक ड्राइंग कर रही थी। तो वो उसको बैठने के लिए कहते हैं, तो वो उनसे बहुत दूर जाके बैठती है। वो उससे कहते हैं कि इतना दूर क्यों बैठी हो, जिस पे वो कहती है कि आपकी गर्लफ्रेंड गलत समझ ली। तो तब उसके इस आंसर से वो समझ जाते हैं कि उसको लग रहा है कि जो उनकी सेक्रेटरी है वो उनकी गर्लफ्रेंड है। तो इस बारे में वो कुछ आंसर तो नहीं देते, उसको पास आने के लिए कहते हैं, पर वो नहीं आती, तो वो उसका चेयर पकड़ के खींचते हैं एंड देन उसको वैसे ही बैठने के लिए कहते हैं, और उसके बाद उसके आंखों में मेडिसिन भी डालते हैं। और ये करने के बाद वो उसको एक्सप्लेन करते हैं कि वो लड़की सिर्फ उनकी सेक्रेटरी है और वो उनसे कल मिलने इसलिए आई थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, ये बात उसको उनको बताना था। और वो बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड थी उस टाइम पे, तो वो बस रिजाइन करने आई थी और कल रात के अलावा वो उनके घर पे कभी नहीं आई है। अब ये सब सुनकर उसको भी लगता है कि ये मुझे सच में एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या जो भी हुआ वो सब। पर जो भी था, इस टाइम उनके केबिन में उनका असिस्टेंट घुसता है। वैसे तो वो वहाँ से जाना चाह रहा था, अंदर जो
भी सिनेरियो चल रहा था इसको देख के, पर वो फिर भी उसको रोकते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ। वो बताता है कि उनकी सेक्रेटरी अचानक से रिजाइन की है ना, तो अब उन लोग को जल्दी कोई नई सेक्रेटरी को अपॉइंट करना पड़ेगा। ये सुन के वो कहते हैं कि कोई इंटर्न सेक्रेटरी भी चलेगी। अब ये सुन के वो असिस्टेंट तो चला जाता है, पर यांसी के दिमाग में चल रहा था कि अब याओ भी तो सीनियर है ना कॉलेज में, तो अब वो भी शायद इंटर्नशिप के लिए सोच रही हो और उसको शायद पता चले कि वो लोग इंटर्न सेक्रेटरी रखने के लिए भी रेडी है, तो हो सकता है कि वो अप्लाई करे। अब ये सब तो ठीक था, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। थोड़ी देर बाद उनका असिस्टेंट उनको बताता है कि उनकी नई सेक्रेटरी उनके ऑफिस में उनका वेट कर रही है। अब ये सुन के उनको लगता है कि याओ को नहीं चाहिए था क्या इंटर्नशिप, उनके पास आई नहीं बोलने के लिए। पर फिर वो अपने ऑफिस में जाते हैं तो पता चलता है कि उनकी नई सेक्रेटरी तो याओ ही है। यांसी तो शॉक्ड ही रह जाते हैं, पर वो बताती है कि वो उनके असिस्टेंट से कांटेक्ट की, इंटरव्यू क्लियर की, उसके बाद ही उनकी सेक्रेटरी बनी है। तो अब ये जान के उनको भी काफी अच्छा लगता है। याओ के हाथ में पानी था तो वो उनको ऑफर करती है। वो ले तो लेते हैं पर कॉफी का डिमांड करते हैं। ये सुन के उसके खुशी का तो ठिकाना नहीं था। वो तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाती है कॉफी लाने के लिए। अब उसके जाने के बाद वहाँ मिस्टर गु एंटर करते हैं। वो यांसी से किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो बात करते करते उनको प्यास लगता है, तो वो उनसे वही ग्लास मांगते हैं पानी का, पर वो नहीं देते ग्लास उनको। अब ये सुनकर उनको भी बड़ा अजीब लगता है। वो कहते हैं कि तुम्हारी सेक्रेटरी से पानी तो मैं भी मंगा सकता हूँ। इस बात पे यांसी कहते हैं कि वो मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है, तुम्हारी नहीं। अब ये सुन के मिस्टर गु को अजीब तो लगता है, पर वो आगे इस बारे में और कोई बात नहीं करते, क्योंकि यांसी का हाव भाव तो उनको भी समझ में आ रहा था। इधर बाहर हम याओ को देखते हैं जो कॉफी ला रही थी और एक लड़का से टकरा जाती है। अब पहले तो वो याओ को बिना देखे खूब गुस्सा आता है, पर जब देखता है तो उसका नजर तो उसी पे जम जाता है। इधर याओ कहती है कि अगर कपड़ा खराब हो गया है तो मैं कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ, पर वो आदमी तो अब उसका हाथ ही पकड़ लेता है, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टेड हो गया था ये जानने में कि वो कैसे कंपनसेट करने वाली है। अब इस पॉइंट पे यांसी आके उसको उसका हाथ छोड़ने के लिए कहते हैं। वो छोड़ भी देता है। यांसी उसको कहते हैं कि तुम्हारे अंकल गो अंदर वेट करे ऑफिस में तुम्हारा, पर वो लड़का जाते जाते याओ को अपना नाम जरूर बताता है और उसका नाम चेन जिशु था। अब उस लड़का के अंदर जाने के बाद उनका ध्यान जाता है उसके ड्रेस पे, तो वो फटाफट ठीक कर देते हैं और वो कहते भी कि आज के बाद इस तरीके का ड्रेस किसी आउटसाइडर के सामने तो पहनना मत। अब इस चीज से उसको भी अच्छा ही लगता है और बुरा लगेगा भी तो मुंह पे बोल थोड़ी सकती थी। अब इस पॉइंट पे यांसी उसको कहते हैं कि अब तुमको काम करने का कोई जरूरत नहीं है, मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ तो तुम घर जाके अपना सामान बांधो। अब वो बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं तो याओ क्यों अपना सामान बांधेगी, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो भी उनके साथ जा रही है। ये सुन के उसको अच्छा लगता है और लगे हाथों यांसी उसको ये भी कहते हैं कि आज से जहाँ मैं वहाँ तुम। उनके इस बात से तो वो चना के झाड़ पे चढ़ जाती है, क्योंकि उसको लग रहा था कि सिर्फ वो दोनों जाएंगे, मतलब ये तो रोमांटिक डेट हो जाएगा ना। पर वो तभी बताते हैं कि उनके साथ तो और लोग भी जा रहे हैं, मिस्टर गु और उनका भतीजा चेन जिशु। अब ये सुन के उसको अच्छा तो नहीं लगता, पर ठीक है वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर ही लेगी। तो अब इस बारे में रात में वो अपने फ्रेंड से बात करती है। क्या वो कहती है कि मेरी एक दोस्त है, वो एक आदमी के साथ बिजनेस ट्रिप पे जा रही है जिसको वो पसंद करती है, तो कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे वो उसका दिल जीत पाए। अब उसकी फ्रेंड सजेस्ट करती है ब्लैक स्टॉकिंग्स पहनने के लिए और किस चीज के साथ पेयर करने के लिए ये भी बताती है। अब ये सुन के याओ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि दिमाग में उसका भी इमेज बन ही गया था कि वो कैसी लगेगी और इससे यांसी तो उसके तरफ इंटरेस्ट जरूर दिखाएंगे। तो अब ये सब सोच के तो वो फूला नहीं समा रही थी, वो फटाफट से ऑर्डर भी कर देती है और थोड़ी देर में आ भी जाता है और वो लेके वो उनके साथ बिजनेस ट्रिप पे चली भी जाती है। अब जिस होटल में वो लोग रूम ले रहे थे उसमें रूम्स उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं था, तो वो याओ से पूछते हैं कि उसको कोई दिक्कत नहीं है ना उनके साथ रूम शेयर करने में। वो कहती है नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दिक्कत तो छोड़ो, उसको तो लग रहा था कि नेचर उसका हेल्प कर रहा है। तो अब ये सारा बात करके वो चले जाते हैं, उनको कुछ खरीदना था तो, और उसको कहते हैं अपना सामान सब रख लेने के लिए। तो अब उनके जाने के बाद वो निकालती है अपना ब्लैक स्टॉकिंग्स और सोच सोच के तो बहुत खुश हो रही थी कि आज तो यांसी को एकदम पागल कर ही देगी। इधर यांसी नीचे आते हैं तो वो उसी आदमी को बात करते सुनते हैं किसी से याओ के बारे में। वो आदमी कह रहा था कि कुछ दिन में याओ तो खुद को उसके बाहों में कर देगी और उसको तो बहुत मजा आएगा याओ को ब्लैक स्टॉकिंग्स पे खुद की तरफ आते हुए देख के। इधर याओ तो मस्त वो पहन के रेडी हो चुकी थी और बस अब यांसी के आने का वेट ही कर रही थी। इधर यांसी जब अपने रूम में जा रहे थे तभी वो लड़का उनको दिखता है जो 1708 रूम नंबर में जाता है, और ये देख के उनको याद आता है कि वो लड़का जानबूझ अपना रूम याओ के रूम के बगल में शिफ्ट करवाया था। पर यांसी जानते थे कि वो लड़का ऐसा कुछ जरूर करेगा, इसीलिए तो याओ उनके साथ उनका रूम शेयर कर रही थी अभी। अब इधर यांसी अपने रूम में जाते हैं, गेट ऑब्वियसली वही खोलती है, तभी उनका नजर उसके ब्लैक स्टॉकिंग्स पे जरूर जाता है। अब पहले तो वो अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो जानबूझ के उनसे पूछ रही थी कि उसमें कुछ अलग नहीं दिख रहा आज उनको। अब ये सुन के तो उनको उस आदमी का बात ही याद आ रहा था, इसलिए वो उसको सीधा वो निकालने के लिए कहते हैं। अब ये सुनकर उसको अच्छा तो नहीं लगता, पर फिर भी वो उनको सीड्यूस करते करते उनसे पूछते रहती है कि अच्छा तो लग रहा है, पर वो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं लग रहा, निकालो अभी। तो वो भी गुस्सा के निकाल ही देती है, पर तभी वो उसको बेड पे लिटा देते हैं। ना कुछ करने के लिए नहीं, उसका पाँव कवर कर देते हैं और कहते हैं कि पैंट्स पहन लेना
और रेस्ट करो, कल मीटिंग है, इतना बोल के खुद निकल जाते हैं। पर इस इंसिडेंट से तो बेचारी याओ का दिल ही टूट जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। मीटिंग के लिए वो लोग आ चुके थे, पर यान्सी उसको कहते हैं कि मीटिंग के बाद मैं खुद तुम्हें होटल लेके चलूंगा। वो भी कहती है कि ठीक है। उसी टाइम पे वो लड़का फिर से आता है याओ के पास और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए पूछता है कि मीटिंग के बाद कहीं बाहर चलोगी घूमने। ये सुन के यान्सी बहुत गुस्सा जाता है कि तुम्हारे अंकल यहाँ पे प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए तुमको लेके आए हैं, ये सब नौटंकी करने के लिए नहीं। इस बात पे वो लड़का कहता है कि अब तो मैंने इस प्रोजेक्ट पे इतनी अच्छी डिजाइनर दी, अब और क्या चाहिए। उसका बात खत्म होते ही वहाँ पे वो डिजाइनर आती है। वो जाओ फैमिली की बेटी थी। तो अब यान्सी के साथ उसका इंट्रोडक्शन करवाता है वो लड़का। वैसे उस लड़की के हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वो यान्सी को पसंद करती है, पर साथ में वो याओ को भी पहचानती थी क्योंकि वो दोनों सेम कॉलेज में थी। तो अब ऐसे ही बात करते करते मीटिंग का टाइम हो जाता है, तो वो लोग अंदर चले जाते हैं। पर हाँ, यान्सी याओ को कहते जरूर है कि अगर किसी चीज का जरूरत पड़े तो मैसेज कर देना। अंदर मीटिंग स्टार्ट होता है। सभी लोग को जाओ का बनाया हुआ डिजाइन प्रपोजल दिखाया जा रहा था और अच्छे से समझाने के बाद सभी को ये कहा जा रहा था कि वो हाउ एग्जीबिशन हॉल की डिजाइनर अब जाओ रहेगी। अब बाकी किसी को तो इन सब चीज से कोई प्रॉब्लम था नहीं, सब लोग को तो वो डिजाइन बहुत अच्छा लगा था, पर यान्सी को अच्छा नहीं लगा था। वो कहते हैं कि वो किसी को जानते हैं जो ये काम कर सकता है। अब किसको जानते हैं ये बात वो नहीं बताते। वो जाओ को कुछ टाइम देते हैं इस डिजाइन पे फिर से काम करने के लिए। उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि किसका डिजाइन फाइनल होता है। अब इतना बात होने के बाद मीटिंग तो खत्म हो जाता है, सारे लोग भी निकलने लगते हैं। पर तभी जाओ यान्सी को रोक लेती है। वो उनसे पूछती है कि वो उसके साथ आर्ट एग्जीबिशन में जाना चाहेंगे या नहीं। अब इधर सब लोग निकलने लगते हैं तो याओ भी वेट करने लगती है यान्सी का। पर तभी वो लड़का आता है और वो उसको कहता है कि यान्सी तो जाओ के साथ बात कर रहे हैं और वो लोग तो अब आर्ट एग्जीबिशन में भी जाने वाले हैं, तो तुम मेरे साथ चलो। अब ये सब तो वो भी देख रही थी, तो वो चल देती है। इधर अंदर यान्सी उसको मना कर देते हैं। बाहर जाते हैं तो याओ नहीं मिलती उनको। मिस्टर गू से पूछने में पता चलता है कि याओ चेन जीशु के साथ गई है, तो होटल ही गई होगी। वो तो ये सुनते ही भागते हैं वहाँ पे। इधर वो लड़का भी उसके साथ ही था, तो याओ का रूम नंबर भी उसको पता चल जाता है और साथ में वो उसको कहता भी है कि अगर उदास हो तो मुझसे बात कर सकती हो। पर उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो लड़का तो उसका हाथ ही पकड़ लेता है और ये सब कुछ यान्सी देख लेते हैं। तो वो उसके पास जाते हैं, तब तक वो हाथ छोड़ देता है और इस पॉइंट पे वो उस लड़का से पूछते हैं कि तुम मेरे रूम के बाहर क्या कर रहे हो। अब इससे तो उसको भी समझ में आ जाता है कि वो दोनों रूम शेयर कर रहे हैं। और वैसे यान्सी कहते भी कि ये मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, तो ये मेरे साथ रूम शेयर नहीं करेगी तो किसके साथ करेगी। तब इतना बात करके वो दोनों अंदर आ जाते हैं। पर वो लड़का याओ से पूछता है कि अगर तुम उदास हो तो हम लोग ड्रिंक कर सकते हैं। अब वो कुछ बोले, इससे पहले यान्सी ही मना कर देते हैं और इसके आगे वो कुछ बोले, इससे पहले उनको वॉइस मैसेज आता है और वो भी किसका, तो जाओ का। वो उसी टाइम प्ले करते हैं और वो बोली हुई थी कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, वैसे मैं आपके लिए रेड वाइन प्रिपेयर करके रखी हूँ, आपका फेवरेट, तो साथ में ड्रिंक करें। अब ये सारी बातें तो सब लोग सुन रहे थे ना। वो लड़का कहता भी है यान्सी को कि एक लड़की आपका बाहर वेट कर रही है ड्रिंक करने के लिए और आप अपनी सेक्रेटरी को मना कर रहे हैं। अब इस पॉइंट पे याओ भी कहती है कि मैं जाऊंगी। वो मना करते हैं पर वो फिर भी कहती है कि मैं जाऊंगी और चली ही जाती है। हाँ, वो पीछे तो नहीं जाते पर कॉल ट्राई करते हैं, पर ऑब्वियसली कॉल काट देती है। अब इस चीज से उनको गुस्सा बहुत आता है और वहीं पे स्मोक करना स्टार्ट कर देते हैं और जिसके वजह से फायर अलार्म उन्हीं पे पानी बरसाना शुरू कर देता है और पानी रुकता ही नहीं। तो थोड़ी देर बाद वो फिक्स करने के लिए बुलाते हैं किसी को, पर उनसे भी फिक्स नहीं हो पाता और इस चक्कर में यान्सी फिर से भीग जाते हैं और इस बार तो उनके आंख में भी पानी चला जाता है। तो इसलिए वो आदमी उनको कहता है अपना आंख कवर कर लेने के लिए और तब तक वो जाके मेडिसिन ले आएगा। अब आंख बंद किए हुए वो कुछ ढूंढते हैं अपना आंख कवर करने के लिए, तो उनको एक टाइम मिलता है तो वो वही यूज करते हैं। इधर याओ तो पूरा ड्रंक थी और उसको बहुत गुस्सा आ रहा था यान्सी पे, तो वो उनका नाम चिल्लाते चिल्लाते जाके रूम में घुस जाती है और ये चीज जाओ देखती है। तो उनको लगता है कि याओ उनको सीड्यूस करने गई है उनके रूम में, तो वो भी बाहर से जाके सुनने लगती है। वो तो सोचती है कि याओ का अच्छा खासा इंसल्ट होगा, पर ऐसा कुछ आवाज नहीं आता उसको। इधर वो जाके बैठ जाती है और यान्सी का नाम खूब चिल्लाना शुरू कर देती है। तब यान्सी बाहर आते हैं। अब उनको देख के उसको लग रहा था कि वो मेल मॉडल्स को देख रही है। उसको लग रहा था कि वो वापस से सपना देखना शुरू कर दी। उसको बहुत अच्छा भी लगता है। वो एकदम खुश होते हुए जाती है, उनको पकड़ के सोफा पे लिटाती है और उनका हाथ पाथ बांध के उनको टच करना शुरू कर देती है, उनको चूमना शुरू कर देती है। हाँ, उनको समझ में आ रहा था कि याओ होश में नहीं है, पर वो उनकी सुने तब ना। वो तो उनको चुप करा के उनको लिप किस करती है। इधर जाओ चाह रही थी कि सबके सामने याओ एम्बैरेस फील करे, तो वो वहाँ से चली जाती है। अब क्या करे वो तो थोड़ी देर बाद पता चलेगा। इधर याओ खूब खुश होकर उनको किस की जा रही थी, उसको तो बड़ा मजा आ रहा था। पर अब बारी यान्सी का था, पर वो उसको किस करे। तभी वहाँ पे वो गार्ड, मिस्टर गू और साओ सब लोग आते हैं अचानक से। पर हाँ, उस टाइम पे यान्सी याओ को कवर कर देते हैं और ये देख के साओ को बहुत अजीब लगता है कि यान्सी याओ को डांटना तो छोड़ो, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इस पॉइंट पे मिस्टर गू साओ से पूछते हैं कि तुम क्या बोल रही थी, याओ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली और उसके रूम में कोई और आदमी घुस गया, यही बोली थी ना तुम। अब रियलिटी तो सबको पता था, जाओ बोले भी तो क्या। वो कहती है कि शायद मैंने गलत देखा। तो अब बात तो यही खत्म हो जाता है, सारे लोग वहाँ से चले भी जाते हैं। पर हाँ, यान्सी साओ को कहते जरूर है कि ये गलती रिपीट नहीं होना चाहिए। तब हाँ में सिर हिला के वो भी वहाँ से
चली जाती है, पर इतनी देर में याओ जरूर सो गई थी, तो वो उसको उठा के जाके बेड पे लेटा देते हैं। पर वो वहाँ से जाए इससे पहले वो उनका हाथ पकड़ लेती है, तो वो भी वहाँ पे बैठ जाते हैं। पर वो नींद में चेन जीशु का नाम ले रही थी और ये सुन के उनको डेफिनेटली अच्छा नहीं लगता, तो वो उसका हाथ छोड़ के चले जाते हैं वहाँ से। पर याओ उस आदमी का नाम इसलिए ले रही थी क्योंकि वो उसको यहाँ से बाहर जाने के लिए कह रही थी, नींद में ही गुस्सा के। पर यांसी का नाम बड़े प्यार से ले रही थी, जो कि यांसी नहीं देख पाए थे। तो अब रात में ड्रिंक करते समय वो मिस्टर गू से पूछ रहे थे कि अगर कोई लड़की नींद में भी किसी आदमी का नाम ले तो इसका क्या मतलब होगा। मिस्टर गू कहते हैं कि यही कि उस लड़की के लिए वो आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर ड्रिंक करने के बाद भी वो उसी का नाम ले रही है, इसका मतलब वो आदमी उसका क्रश है। तब मिस्टर गू की ये बात सुन के यांसी समझ जाते हैं कि याओ का क्रश चेन जीशु है। तब ये सब सोच ही रहे थे, तभी मिस्टर गू कहते हैं कि वो कुछ दिन पहले कॉमिक बुक पढ़े थे जिसका मेन कैरेक्टर बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखता है, और साथ में वो आदमी भी बुद्धिस्ट फॉलो करता है एकदम यांसी की तरह, और यहाँ तक कि उस कैरेक्टर के पास जो प्रेयर बिट्स है वो भी एकदम यांसी जैसा ही है। अब इस पॉइंट पे यांसी भी मैच करते हैं, तो बात तो सही था। वो पूछते हैं कि वो कॉमिक बुक लिखा कौन है, जिसपे मिस्टर गू को कुछ याद ही नहीं था, और वो अपना ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक करते हैं तो उनको वहाँ पे भी नहीं मिलता। पर हाँ, इस पॉइंट पे यांसी का मूड बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है क्योंकि वो वहाँ जाओ को देख लेते हैं, तो वो चले जाते हैं अपने रूम पे। पर उनका ये रिएक्शन जाओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इधर वो लोग घर आ चुके थे। वो पूछती है उनसे कि कल मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, तो कुछ किया नहीं था ना मैंने। वो कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं। अब उनकी ये बात सुन के वो सोचती है कि उसको जो भी कुछ याद है शायद वो उसका सपना ही था, और अब उसको ऐसा भी लगने लगा था कि यांसी उसमें कहाँ इंटरेस्टेड होंगे। अब इस टाइम पे यांसी उसको कहते हैं कि वो हाई एग्जीबिशन हॉल का जो प्रोजेक्ट है उसमें अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम साइन अप कर सकती हो, एग्जीबिशन हॉल का डिजाइन बनाना है। ये सुन के तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, और साथ में वो कहते भी है कि अगर ये प्रोजेक्ट तुमको मिलता है तो तुम हमेशा मेरे ही साथ रहोगी। अब इससे ज्यादा उसके लिए और खुशी का बात क्या ही हो सकता था। पर फिर अचानक से उसका मूड खराब हो जाता है कि अगर वो खराब कर दी तो यांसी का तो पैसा डूब जाएगा ना। ये सुन के वो कहते हैं ठीक है तो तुम कंपनसेट कर देना। अब कंपनसेशन का बात आता है तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाता है, पर वो कहते हैं कि जिंदगी भर काम करके एक पल में पूरा मूड का कचरा हो जाता है उसका। पर फिर वो कहते हैं कि वो डिजाइन बनाने में तुमको बहुत रात जगना पड़ेगा, बहुत मेहनत का काम है, तो डॉर्मेटरी में रहना सेफ नहीं है, तो कुछ दिन के लिए मेरे साथ ही रहो। अब ये सुन के वो फिर से बहुत खुश हो जाती है और वो जाने लगते हैं। पर हाँ, वो रुक के उसको कहते हैं कि उनके कंप्यूटर में एक नया फोल्डर क्रिएट किया गया है जिसमें कुछ डेटा है, तो उसका कॉपी बनाना है उसको। अब इतना बोल के वो तो चले जाते हैं, पर वो जाके उनका लैपटॉप चेक करती है तो उसको एक फोल्डर में उसी का सारा ड्रॉइंग्स दिखता है। इसका मतलब यांसी सिर्फ वो देखे ही नहीं है, अपने लैपटॉप में सेव भी करके रख दी है। ये सोच सोच के तो उसका दिमाग खराब हो रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वो उस कॉमिक बुक को देख ली और उनको पता चल गया कि जो बुद्धिस्ट मेल लीड है वो वही है, तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। यही सब सोच सोच के जल्दी जल्दी वो डिलीट करने लगती है, और उसी टाइम पे यांसी आके उससे पूछते हैं कि वो क्या कर रही है, उसको मिला वो फोल्डर। वो कहती है हाँ मिल गया। इतना बोल के जल्दी से पेन ड्राइव लेके भागती है अपने रूम में। पर अभी भी तो टेंस ही थी ना, क्योंकि वो उनके लैपटॉप से डिलीट की थी, ना कि उनके दिमाग से। उनको याद रहा तो। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में याओ काम कर रही थी उसी प्रोजेक्ट पे। तब यहाँ पे जाओ आती है, उससे पूछती है कि यांसी कहाँ पे है, और ये पूछते पूछते वो देख भी लेती है कि याओ भी वही प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। अब ये देख के उसको लगता है कि यांसी इसी का बात कर रहे थे क्या, पर वो इस बारे में कुछ कहती नहीं, वो चली जाती है यांसी के पास। पर उसके जाने के बाद बाकी कलीग्स आपस में बात करने लगते हैं कि पता नहीं सारे इंटर्न लोग उस डिजाइन पे क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट यांसी तो पहले ही डिसाइड करके रखे हुए हैं ना कि उस डिजाइन पे काम सिर्फ जाओ करेगी। अब ये सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता याओ को। वो सोचती है कि जब पहले से ही सब कुछ डिसाइडेड है तो फिर यांसी उसको क्यों बोले इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। तो अब इसलिए वो कॉफी लेके जाती है उनके केबिन के बाहर उनकी बातें सुनने के लिए। इधर मिस्टर गू और यांसी भी इसी बारे में बात कर रहे थे। मिस्टर गू कह रहे थे कि चेन जीशु जो है वो पहले से ही सिलेक्ट करके रखा है जाओ को कि काम करेगी तो वही इस डिजाइन पे और कोई नहीं, पर इस बारे में उनको भी कोई आइडिया नहीं था। तो अब बाकी के मेंबर्स भी अगर जाओ को ही सिलेक्ट करे तो क्या होगा। यांसी कहते हैं कि इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो जिसके बारे में सोच के रखे हैं वही बेस्ट है। अब ये सब बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पे जाओ आती है, तो मिस्टर गू वहाँ से चले जाते हैं। वो अपना प्लान दिखाने आई थी यांसी को, और वो अपना बेस्ट डिजाइन बनाई थी अपने एंड से। पर ये प्लान देख के यांसी उसको कहते हैं कि अगर तुम्हारा लेवल यही है तो मेरे हिसाब से तुमको ये प्रोजेक्ट छोड़ देना चाहिए। अब उनकी ये बात सुन के जाओ कहती है कि आप इतना हार्श क्यों हो रहे, और बोलते बोलते हाथ पकड़ लेती है, और इसी पॉइंट पे देखती है हमारी याओ अंदर कॉफी लेके गई थी इसीलिए देख पाई थी। अब उसको देखते यांसी भी उसका हाथ हटा देते हैं जल्दी से, और वो लड़की भी जाने लगती है। पर हाँ, यांसी को कहते जरूर है कि मैंने अपॉइंटमेंट कर लिया है तो मेरे साथ आर्ट एग्जीबिशन में जरूर चलिएगा। अब उसकी ये बात सुन के याओ को लगता है कि हो सकता है यांसी भी उसको पहले से ही सिलेक्ट करके रखे हुए डिजाइनर बनने के लिए उस प्रोजेक्ट की। और वैसे यांसी आके उससे पूछते भी कि कैसा चल रहा है प्लान पे काम अभी तुम्हारा। वो कहती है मैंने ऑलरेडी भेज दिया है आपको। अब मन में तो यही चल रहा था कि पहले से ही सिलेक्टेड है तो मेरा तो प्लान नहीं देखेंगे, पर जो भी था कॉफी पकड़ा के वहाँ से जाने लगती है। पर वो उसको कहते है कि आज रात मुझे कुछ
काम है तो तुम घर खुद से चली जाना। अब वो तो समझ ही रही थी कि उनको जाओ के साथ जाना है, तो गुस्सा तो आ ही रहा था पर फिर भी चली जाती है वहाँ से। अब उसके वहाँ से जाने के बाद मिस्टर गु आते हैं केबिन में, तो उनको दिखाते हैं यान्सी प्लान जो याओ उनको भेजी थी, और वाकई में बहुत अच्छा प्लान था वो, जाओ के प्लान से तो बहुत बढ़िया। इधर याओ का इतना मूड खराब था तो ऑब्वियसली वो घर तो नहीं जाती है, वो जाती है अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक करने, और उसकी फ्रेंड भी अपने बॉस को लेके बहुत भड़ास निकाल रही थी। और ऐसे ही बोलते बोलते वो याओ को एक फोटो दिखाने वाली रहती है, पर वो जब फोन चेक करती है तो उसको दिख जाता है कि उसके अंकल किसी लड़की के साथ है, तो क्या वो उनकी गर्लफ्रेंड है। अब ये सुन के तो याओ का दिमाग और खराब हो जाता है। वो भी देखती है और फोटो में तो सच में जाओ ही थी, तो अब तो वो कंफर्म हो जाती है कि यान्सी उसी से मिलने गए हैं रात में। इधर उसकी फ्रेंड बोलते रहती है कि दादाजी 2 दिन पहले बोले थे ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए, तो गए नहीं, और अभी तक वो गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे। अब ये सुन सुन के तो वो पूरा रोने ही लगती है। हाँ, बहाना के लिए कह देती है कि हाथ में चोट लग गया, पर उसको रोता देख के उसकी फ्रेंड भी रोने लगती है, और दोनों एक दूसरे को पकड़ के खूब रोती है। अब रो ही रही थी तभी उसके कंधे पे हाथ आता है। नहीं नहीं, ये यान्सी का नहीं था, ये चेन जीशु का हाथ था। अब उसको देख के उसको और गुस्सा आता है, और वो उसको सुना के भी अपना रोना कंटिन्यू ही करती है। पर इस पॉइंट पे मिस्टर गु भी वहाँ आते हैं और वो देख लेते हैं याओ को वहाँ पे, तो वो उसका फोटो क्लिक करके यान्सी को भेज देते हैं। इधर यान्सी घर पे आ चुके थे, पर घर पे तो उनको कहीं याओ मिल नहीं रही थी, पर फिलहाल वो पूरा घर ढूंढने नहीं थे। उससे पहले उनके पापा का कॉल आ जाता है उनको, और ऑब्वियसली वो उनको शादी करने के लिए कह रहे थे, क्योंकि उनके कहे मुताबिक तो वो ब्लाइंड डेट पे जा नहीं रहते, तो क्यों ना वो अपने मर्जी से शादी कर ले और उनकी बहू को उनके घर लेके आए। ये सुन के वो भी कहते हैं कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब वो आएंगे तो वो उनकी बहू को साथ लेके आएंगे। अब ये सब बात करने के बाद वो फोन चेक करते तो उनको फोटो दिखता है, और वो बहुत रो रही थी ये भी पता चलता है, और ड्रंक तो डेफिनेटली थी। तो वो भागते हैं उसके पास। याओ की फ्रेंड उसको लेके आ रही थी बाहर। अब गुस्सा तो उनको याओ पे था, मतलब क्वेश्चन उनको याओ से करना था, पर उससे पहले वो अपनी भतीजी से पूछते हैं कि कितना टाइम हुआ है और अभी तक तुम बाहर क्या करी हो घर के। अब वो बेचारी क्या करे, याओ को फिर उनको पकड़ा के भाग जाती है घर, मतलब वो याओ को पहुंचा दे घर। अब इस पर पे वहाँ पे जाओ आती है और उन दोनों को साथ में देख लेती है, और उसको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि यहाँ से उसको छोड़ के आए किस लड़की से मिलने के लिए, याओ से। इधर याओ उनको कहते रहती है कि मैं खुद से चली जाऊंगी घर, पर उनको लग रहा था कि शायद याओ चेन जीशु के लिए रो रही है, तो इसलिए वो उसको कहती है कि वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। वो कहती है फिर कौन सही है मेरे लिए। हाँ, वो कहते हैं तुम उसको इतना पसंद करती हो जो मुझसे लड़ रही हो, मैं तुम दोनों को साथ नहीं होने दूंगा। पर अब वो भी गुस्सा चाहती है कि तुम हो कौन और मैं किसको पसंद करूंगी या नहीं ये तुम डिसाइड करोगे। अब इस पॉइंट पे आगे वो कुछ बोले इससे पहले उनको फिर से कॉल करती है जाओ। अब ये कॉल देख के उसको ऐसे ही गुस्सा आ जाता है, पर फिलहाल वो नहीं जाती। वो उठा के बात करने लगते हैं जाओ से। जाओ उनसे कल के प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रही थी, मतलब वो कौन सा कैंडिडेट सिलेक्ट किए उस प्रोजेक्ट के लिए, जिस पर यान्सी कहते हैं कि कल इलेक्शन मीटिंग में पता चल जाएगा कि वो हाई प्रोजेक्ट में कौन सा कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है, मतलब उस प्रोजेक्ट की डिजाइनर कौन रहेगी। अब ये सुन के याओ को लगता है कि जाओ ही बनेगी ना डिजाइनर, और कौन बनेगी, तो वो चली जाती है वहाँ से। तब तक वो जाओ को कह देते हैं कि वो अपना बात क्लियर कर चुके और वैसे भी उनको अरेंज मैरिज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, उनके पापा जाओ के ही साथ उनको ब्लाइंड डेट पे भेजना चाहते थे, तो इसलिए वो अपने एंड से ये बात भी क्लियर कर देते हैं। हाँ, वो जाते हैं याओ को रोकने के लिए, पर वो कहती है कि कल मैं इलेक्शन मीटिंग में नहीं आऊंगी और मुझे पता है कि सब कुछ पहले से ही सिलेक्टेड है। अब वो उसको समझाने का कोशिश कर रहे थे, पर वो तो कुछ समझना ही नहीं चाह रही थी, पर जबरदस्ती वो उसको उठा तो लेते हैं, पर उसके आगे क्या होता है हमें पता नहीं चलता, क्योंकि सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे की मीटिंग में। अब उस टाइम याओ नहीं आई हुई थी, तो इसलिए वो सोच रहे थे, पर उसी टाइम मिस्टर गून के गाल पे मार्क देखते हैं, तो पूछते हैं कि कैसे हुआ, जिसपे वो उनको कुछ बताते तो नहीं है, पर सोचते जरूर है कि कल जब वो याओ को उठाए थे गोद में तो उसके नेल से उनके फेस पे ये मार्क हुआ था, पर फिर भी वो उनके गोद से उतर गई थी और खुद से चली गई थी कल, और आज अभी तक गायब थी। इधर मीटिंग में बाकी के जो मेंबर्स थे उन लोग को जाओ का डिजाइन बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, तो वो लोग आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ जाओ ही बनेगी डिजाइनर। अब मिस्टर गो इस टाइम पे बोलते हैं कि उन लोग को आगे कैंडिडेट्स का भी डिजाइन देखना चाहिए, उसके बाद डिसाइड करना चाहिए, पर उनको तो सीधे कह दिया जाता है कि उनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं है, तो वो ना ही बोले तो बेटर रहेगा। और ये सारी बातें करने के बाद खुद में फैसला भी सुना देते हैं कि हाँ जाओ ही बन गई डिजाइनर। पर ये सारा नौटंकी देखते रहते हैं आराम से यान से, और वो कहते भी कि हो गया सारा नाटक खत्म, मुझे स्वीकार नहीं है ये फैसला। और इस पॉइंट पे वो सभी को याद भी दिलाते हैं कि उनके पास वेटो पावर है, और वो इसी हक से चाहते थे कि बाकी के लोग और भी आगे का प्रपोजल्स देखें, और लोग देखते भी हैं, और उसके बाद का डिजाइन उन लोग को पसंद भी आता है, और वो पूछ भी लेते हैं वैसे कि किसी को कोई प्रॉब्लम है इस डिजाइन से। ऑब्वियसली किसी को नहीं था, तब वो अनाउंस कर देते हैं कि वो हर प्रोजेक्ट की डिजाइनर याओ ही रहेगी। अब ये सुन के उस आदमी का तो मुंह लटक ही जाएगा ना, जो इतनी देर से जाओ के साइड था। और वैसे उस आदमी को यान्सी कहते भी कि मैंने इन्वेस्टिगेट किया है और तुम पहले से डिसाइड करके रख रखे थे ना कि जाओ बनेगी डिजाइनर, तो अब इस चीज के लिए उसको पनिशमेंट तो जरूर ही मिलेगा। वैसे वो उनसे एक चांस मांगते रहता है, पर वो चले जाते हैं याओ को ये क्यूटनेस देने के लिए। इधर याओ सो के उठती है तो उसको याद आता है कि वो रात में क्या किया है। वो उनके फेस पे स्क्रैच कर दिए, तो हो सकता है कि वो गुस्सा होंगे,
उसको ऐसा लगता है। पर अगर वो गुस्सा होंगे भी तो उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि शायद अब वो अपने घर जा रही थी। और ये बात वो अपनी मम्मी को बता भी देती है, क्योंकि उसी टाइम उनका कॉल आता है। इधर यांसी अपने घर पे आते हैं। जिस रूम में याओ रुकी हुई थी उस रूम में जाके उसको आवाज देते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद वो अभी भी सो रही होगी, पर ऐसा कुछ नहीं था, वो उस रूम में थी ही नहीं। तो वो उसको कॉल ट्राई करते हैं पर कॉल भी नहीं लगता। तो वो कॉल करते हैं याओ की फ्रेंड को, मतलब अपने भतीजे को, और उससे याओ के बारे में पूछते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि याओ का दिल टूटा है। वो अपने कंपनी में किसी को पसंद करती है जिनका एज ज्यादा है, पर उस आदमी को याओ का एज कम लगता है, मतलब वो बच्ची लगती है। अब ये सुन के उनको लगता है कि ऑफिस में कौन कौन से वो इंटरेक्ट करती है, उनमें से तो किसी को वो पसंद नहीं करती है, तो इसका मतलब क्या उनको पसंद करती है। और उसी टाइप पे मिस्टर गो भी उस कॉमिक के बारे में उनको बता देते हैं, मतलब मैसेज करते हैं, जिसका इमेज देख के उनको पता चलता है कि ये तो याओ का कॉमिक है। इसका मतलब वो श्योर हो जाते हैं कि हाँ वो उन्हीं को पसंद करती है। इधर कॉल पे तो उनकी भतीजी थी, तो वो उनको बताती है कि वो अपने होम टाउन जा रही है। तो अब ये सुनते वो भी एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं जल्दी से। हाँ, लगातार कॉल भी ट्राई कर रहे थे पर वो काटे जा रही थी, पर फॉर्चुनेटली वो उनको मिल जाती है। अब वहाँ जाके उसका हाथ पकड़ लेते हैं उसको रोकने के लिए, पर वो तो छुड़ाए जा रही थी। वो उसको कहते हैं कि तुम होम टाउन जा रही हो ना, मैं अलाउ नहीं करता। वो तो गुस्साई जाती है कि तुम होते कौन हो मुझे अलाउ नहीं करने वाले, तुम तो मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करते हो ना। ऐसे ही बोल बोल के खूब छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर वो उसको शांत करते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम होम टाउन जा रही हो, तुम मुझे परस्यू करना कंटिन्यू नहीं करोगी। इतना बोल के उसको किस भी कर लेते हैं। याओ तो पूरी शॉक ही रह जाती है, पर शांत भी हो जाती है। पर उनको कहती है कि कौन बोला मैं आपको परस्यू कर रही हूँ। वो कहते हैं कि उसकी फ्रेंड से उनको पता चला, पर वो तो मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहती है और भी लोग है कंपनी में जिनका एज ज्यादा है। वो कहते हैं ठीक है, फिर वो बुद्धिस्ट मेन लीड जो तुम्हारे कॉमिक बुक में है वो कौन हो सकता है। अब ये सुन के तो वो भी समझ जाती है कि उनको सब कुछ पता चल गया है। तो वो कहते भी है कि तुमको और कुछ चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, जिससे तुमको कुछ भी ड्रॉ करने का मन करे तो तुम कर सकती हो। अब ये सुन के तो वो पहले उनको बाइट करती है। नाराज थी पर वो रिएक्ट नहीं करते, वो उसको काम डाउन करते हैं। पर फिर भी वो पूछती है कि और जाओवर उससे कैसा रिश्ता है आपका। वो कहते हैं कि मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। पर ये सुन के भी वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहती है कि वो है प्रोजेक्ट में तो आपने उसे ही सिलेक्ट किया है ना। वो कहते हैं इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये प्रेसिडेंट चेन और चेन जीशु मिलके किया था, और मैं वही तो बताने तुमको आया हूँ कि उस प्रोजेक्ट की डिजाइनर तुम सिलेक्ट हुई हो। ये सुन के वो तो बहुत सरप्राइज्ड होती है, पर फिर कहती भी है कि मुझे लगा था इस प्रोजेक्ट में मेरा कोई चांस नहीं है। तो अब ये सारी बातें तो क्लियर हो ही चुका था। तो अब वो अपनी फीलिंग्स भी उसको बताते हैं। वो बताते हैं कि वो उसको पसंद करते हैं। अब पसंद तो वो भी करती थी पर वो एक्सेप्ट नहीं करती। वो कहती है आपके परफॉर्मेंस पे पता चलेगा। तो अब इससे उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि अब पहले वही उसको परसू करते हैं, मतलब उसको सेटिस्फाई करने का वो अपने एंड से 100% देख के। तो वो उसको घर लेके जाते रहते हैं, पर वो उनको बताती है कि वो उनसे झूठ बोली थी, मतलब वही कि अब वो स्कूल में नहीं रहती, वो एक दूसरा घर ले लिए क्योंकि उसको ड्राइंग करने में बहुत टाइम लगता था और उसके लिए उसको एक नया घर का नीड था इसलिए। तो अब वो उनको उसी घर में लेके आती है और उसी टाइम पे ये सारा सच भी बताती है। तो अब वो उसके घर पे पहली बार आए थे, तो वो उसको कहते हैं कि पानी ऑफर नहीं करोगी। वो कहती है हाँ ठीक है, पर हाथ धो लेती हूँ पहले जाके। तो वो हाथ धोने जाती है तो वो भी चले आते हैं उसके साथ, उसकी हेल्प करते हैं, या फिर यूँ कहा जाए कि खुद भी धो लेते हैं। हाँ, याओ को थोड़ा अनकंफर्टेबल जरूर लगता है, पर फिर उसको भी अच्छा लगने लगता है। अब हाथ धो लिए थे तो हाथ पोंछने भी लगता है, पर वो मन में सोच रही थी कि ये आदमी पक्का सब कुछ जानबूझ के कर रहा है। अभी सग में हाथ धोया, फिर सग में शावर लेने का कहेगा। अब ये सोच के वो कहती है ठीक है फिर वॉश कर दो। वो तो शॉक्ड ही रहते हैं कि हाथ तो कर दिया वॉश, अब क्या करना है। ये सुन के एक पल में उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वो कहती है मुझे बहुत नींद आ रहा है, मैं जा रही हूँ सोने, तुम पानी वानी पी के चले जाना, मैं नहीं जा रही सी ऑफ करने। इतना बोल के वो भाग जाती है अपने रूम में। अब नेक्स्ट डे जब वो सो के उठ के आती है तो पता चलता है कि यांसी अभी भी उसके घर पे है, क्योंकि उनको सेफ नहीं लग रहा था कि एक लड़की ऐसे अकेले घर पे रहेगी। तो अब वो चाहते थे कि या तो वो उनके घर पे शिफ्ट हो जाए, नहीं तो वो उसके घर पे शिफ्ट हो जाए। अब वो तो नहीं चाहती, पर वो सच में अपना सारा सामान लेके उसके घर पे आ जाते हैं। तो अब इस चीज से भी याओ को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको भी तो अच्छा ही लगता है ना। पर उस टाइम पे वो उनसे पूछती भी है कि वो उनका लैपटॉप यूज कर सकती है, अब उनको क्या ही प्रॉब्लम होगा। तो वो यूज करने लगती है, जिसमें याओ को एक फाइल मिलता है जो कि जाओ भेजी थी, और वो बोली भी थी कि उससे गलती से चला गया। पर जब वो फाइल खोल के देखती है याओ, तब उसमें उसको जाओ का फोटो मिलता है, और ये देख के ऑब्वियसली याओ को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि जाओ उनको फोटो भेज के उनको सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है। तो ऑब्वियसली वो डिलीट तो करेगी ना, और वो करती भी है। और ये चीज यांसी भी देखते हैं, तो वो कहते हैं उसको कि अच्छा की। इस पॉइंट पे याओ उनसे पूछती है कि वो ऐसी ही चीजें आपको भेजा करती है ना। वो कहते हैं हाँ, और इसी वजह से तो तुमको अपने बॉयफ्रेंड पे अच्छा नजर रखना पड़ेगा। तो अब जो भी था दोनों साथ मिलकर सब कुछ डिलीट करते हैं जो भी अननेसेसरी था उनके लैपी में। तो अब यांसी के साथ टाइम स्पेंड करने के चक्कर में वो अपना काम करना तो भूल ही गई थी। तो अब आज वो बैठी थी ड्रॉ करने के लिए और सोच रहे थे कि उसके मेन लीड कैसे लगेगी अपने लव के लिए गिर के।
अब इस पॉइंट पे यानसी उससे कहते हैं कि तुम बुद्धिस्ट से खुद ही पूछ लो ना, यानी कि उनसे जो कि एक्चुअल में मेन लीड है। तो अब वो उनको देख के पेंट करने लगती है जैसा वो सपना देखी थी, मतलब उसका सपना तो सच हो जाता है। और इस चक्कर में वो दोनों थोड़ा प्राइवेट मोमेंट्स भी साथ में स्पेंड करते हैं और साथ में उसका पेंटिंग भी कंप्लीट हो जाता है। पर उनका मन कहाँ ही भरने वाला था, वो तो फिर शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। वो अपने स्कूल आती है और वो देखती है कि वो जो भी पेंटिंग्स बनाई थी वो सब कुछ ऐसे ही तार पे लगा हुआ है, लाइक कपड़ा सूख रहा हो वैसे उसका पेंटिंग सूख रहा था। तब उन सारे ड्राइंग्स में ऑब्वियसली मेल लीड जो था वो शर्ट नहीं पहना हुआ था, मतलब बहुत अजीब सा पिक्चर था जो कि सबको लग रहा था। तब सब लोग सोच ही रहे थे कि कौन बना सकता है ऐसा पेंटिंग, मतलब इतना अजीब सा किसी लड़का का। पर इस पॉइंट पे याओ जाके सारा पेंटिंग्स निकालने लगती है, जिससे इतना तो शेयर हो जाता है कि ये सारा पेंटिंग्स वही बनाई है। वैसे वो ये भी नहीं चाहती थी कि यान्सी का ऐसा पेंटिंग बाकी लोग देखें, और उसके कॉलेज वाले तो अब उससे क्वेश्चन भी करने लगते हैं कि वो बनाए किसको है, मतलब वो है कौन पेंटिंग वाला आदमी। अब इस पॉइंट पे जाओ एक लड़का को लेके आती है और कहती है कि ये है वो। अब पहचानती तो याओ भी नहीं थी उसको, तो वो पूछती है कि वो है कौन, पर वो लड़का तो उससे इस तरीके से बात कर रहा था लाइक वो उसका बॉयफ्रेंड हो और कुछ दिन से वो लोग बस मिला ना हो, इस तरीके से। अब ये सारा चीज तो इधर चल रहा था, पर जाओ के दिमाग में चल रहा था कि ये सब कुछ प्लान वही की है। अब ऐसा चोर जैसा आदमी उठा के ले आई है और वो याओ का बॉयफ्रेंड है। अगर ये बात यान्सी को पता चल जाए तो ऑब्वियसली वो उसको छोड़ देंगे, तो फिर यान्सी और वो प्रोजेक्ट वो दोनों जाओ के हाथ में चला जाएगा। पर याओ पूछती है कि तुम कब बन गए मेरे बॉयफ्रेंड, मैं नहीं जानती तुमको। पर वो लड़का तो लाइक बेड पे थे ऐसी बातें करने लगता है और सबको प्रूव करने के लिए वो दिखाता भी है कि उसके भी बेली पे सेम वैसा ही तिल है जैसा वो अपने ड्राइंग्स में बनाई है। तो अब उसके अलावा और कौन ही हो सकता है। अब इस बात पे सारे लोग उसका तमाशा बनाने लगते हैं। वो कहती है कि एक दिल से ये कैसे प्रूफ हो सकता है कि यही आदमी है मेरे पेंटिंग में। अब इस पॉइंट पे जाओ कहती है कि लोग तो अपने बॉयफ्रेंड का ही ऐसा फोटो बनाते हैं ना, और अगर ये नहीं है तो और कौन है, मतलब तुम्हारा और भी बॉयफ्रेंड है। अब ये सुन के वो लड़का जाके उसको एक थप्पड़ जड़ देता है। अब वो तो गिरती है, साथ में बारिश भी होने लगता है, तो वो बारिश में भीगने भी लगती है और सारे लोग मिलकर उसी पे इल्जाम लगाने लगते हैं कि वो कितना सारा बॉयफ्रेंड रखी हुई है और अपने बॉयफ्रेंड को पहचान नहीं रही है और पता नहीं क्या क्या। ऐसे ही बोल बोल के सब उसी पे उंगली उठा रहा था, फोटोज भी क्लिक कर रहा था। वो कह रही थी कि मैं नहीं जानती इस आदमी को, पर कोई मानने के लिए तैयार था ही नहीं। और साथ में वो लड़का भी पूछ रहा था कि अगर तुम मुझे ड्रॉ नहीं किए तो तुम ड्रॉ की किसको। अब लो, अब सारे लोग वही क्वेश्चन करने लगते हैं उससे, पर इसका आंसर उसको देने का जरूरत नहीं पड़ता। इसका आंसर यान्सी देते हैं। वो कहते हैं कि वो मुझे ड्रॉ की है, पर सिर्फ इतना बोलते नहीं है, उसके पास आते हैं, उसको उठाते हैं। वो तो जल्दी से उनको हक कर लेती है। इतनी देर में बारिश भी बंद हो जाता है, तो वो अपना सूट उसको पहनाते हैं। वैसे वो लड़का उन्हीं को बोले जा रहा था कि अब तुम इसको अपनी मिस्ट्रेस बना लिए। वो तो आंख दिखाते और वो चुप हो जाता है। पर उस भीड़ में एक लड़की उनको पहचानती थी और वो बताती है कि वो कितने अमीर आदमी है और वो इतने बड़े कंपनी के सीईओ भी हैं। तब उनसे भिड़ने का तो दम किसी में नहीं था। पर साओ कहती है कि आप शायद गलत समझ रहे हैं। वो कहते हैं बिल्कुल नहीं, इस पेंटिंग में जो है वो मैं ही हूँ। और वैसे ये चीज कोई मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि वो सभी को बता देते हैं कि या उनकी फियांसे है, और कपल्स के लिए ऐसे रोमांटिक गेस्चर्स बनाना तो नॉर्मल है ना। अब ये सब बात सुन के साओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर फिलहाल वो कुछ कर नहीं सकती थी। सारे लोग भी समझ जाते हैं कि वो जो आदमी था वो याओ का रेपुटेशन बर्बाद करने के लिए आया था, पर वो आदमी सीधे कहते हैं कि बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। पर याओ को बहुत गुस्सा आता है इस बात से, क्योंकि एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में उसका तो पूरा लाइफ ही खराब हो जाता। और इस चीज का पनिशमेंट तो यान्सी उस आदमी को जरूर देते हैं। वो अपने लॉयर को बता चुके थे कि वो आदमी क्या क्या कर रहा है, और इस हिसाब से तो उसको अच्छा खासा सजा मिलेगा ही लॉ की तरफ से। हाँ, वो आदमी उनसे रिक्वेस्ट करता है। साथ में जाओ भी बगल से जा रही थी, तो वो उसको भी पकड़ के कहता है कि तुम मुझे यहाँ पे लेके आई थी ना, और अब तुम यहाँ से भाग रही हो। पर जाओ तो पूरा ही मुकर जाती है। वो कहती है तुम ही बोल रहे थे ना कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो मैं बस तुमको इसके पास लेके आई, तुम मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो। और चिल्लाते चिल्लाते ये भी बोलती है कि इसको लेके जाओ, तो ऑब्वियसली यान्सी के लोग उसको लेके जाते हैं वहाँ से। पर इतना कुछ होने के बाद भी जाओ याओ को कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम ऐसा बकवास पेंटिंग करती ही नहीं तो तुम ऐसे टारगेट होती नहीं। अब इतनी देर में उसका एक पेंटिंग एक टीचर उठाते हैं। इधर याओ आंसर देते रहती है कि तुमको नहीं पता हम लोग आर्ट स्टूडेंट्स हैं और ये नॉर्मल है हमारे लिए ह्यूमन फिगर ड्रॉ करना। पर जाओ तो इस बात का पूरा उल्टा कहती है। वो कहती है ऐसा पिक्चर सिर्फ तुम अपने इंटरेस्ट की वजह से ड्रॉ की हो और इस चीज के लिए आर्टिस्ट का रेपुटेशन बर्बाद मत करो। अब ये सब बात जब चल ही रहा था तभी वो टीचर आके पूछते हैं कि कौन ड्रॉ किया है इसको। वो प्रोफेसर जांग थे आर्ट डिपार्टमेंट के, और उनकी स्टूडेंट बनना जाओ बहुत दिन से चाहती थी पर कभी बन नहीं पाई थी। प्रेजेंट में वो उससे पूछते हैं कि तुम ड्रॉ की हो इसको। अब इसका आंसर देने से पहले वो अपने मन में सोचती है कि ये प्रोफेसर तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है और ऐसी पेंटिंग देख के तो इनको बहुत गुस्सा आएगा। तो ऑब्वियसली वो कहती है कि मैं कैसे ड्रॉ कर सकती हूँ ऐसी पेंटिंग्स, मैं ऐसी पेंटिंग्स बनाती ही नहीं हूँ जो प्रेजेंट न किया जा सके। और मैं जानती हूँ कि याओ भी ये सब जानबूझ के नहीं की होगी, पर इसका बस हॉबी है ऐसा ड्राइंग बनाना। अब इस पॉइंट पे याओ भी उनसे माफी मांगते हुए कहती है कि वो तो बस प्रैक्टिस कर रही थी। पर प्रोफेसर जांग ये सुन के कहते
कहते हैं कि ये तो एक मास्टरपीस है। वो याओ को जीनियस भी बोलते हैं और साथ में उससे पूछ भी लेते हैं कि वो उनकी स्टूडेंट बनना चाहेगी या नहीं। वो तो एकदम एक्साइटेड होके कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, पर जाओ को ये चीज बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उनसे पूछते हैं कि ऐसा बकवास पेंटिंग देख के आप इसको अपनी स्टूडेंट कैसे बना सकते हैं। पर प्रोफेसर जांग सबको समझाते हैं कि वो कितना बारीक से ये पेंटिंग देखे और हर एक बारीकियां कितनी परफेक्ट है। तो अब प्रोफेसर जांग कह रहे हैं तो ये तो सबको मानना पड़ेगा। पर इन सब चीज से जाओ को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि याओ को तो वो एम्बेरस फील करवाना चाहती थी अभी, पर वो तो प्रोफेसर जांग की स्टूडेंट बन गई। तो याओ तो बहुत ही ज्यादा खुश थे। पर प्रोफेसर जांग सबको कहते हैं जाने के लिए, और जो भी ये पेंटिंग चुराने का मैटर तो वो स्कूल को कह देंगे, स्कूल हैंडल कर लेगा। तो अब इतना बात होने के बाद सारे लोग तो वहाँ से चले जाते हैं। जाओ भी जाने लगती है, पर वो उसको बोलते जरूर है कि मुझे पता है तुमको पता है कि ये सब क्या चल रहा है, तो मैं इतना इजीली तुमको इन सब से बचने नहीं दूंगा। पर फिलहाल इससे ज्यादा वो उसको कुछ नहीं करते, वो चली जाती है। पर फिर वो याओ को कहते हैं उनके प्लेस पे चलने के लिए, क्योंकि उनको ये जगह सेफ नहीं लग रहा था याओ के लिए। तो अब इसमें उसको क्या दिक्कत था, वो तो झट से मान जाती है। एंड देन वो उसको गोद में उठा के लेके जाते हैं कार में बिठाने के लिए, और ये देखती है उनकी भतीजी यानी कि याओ की फ्रेंड। तो वो जल्दी से फोटो क्लिक कर देती है, क्योंकि लड़की का चेहरा तो उसको नहीं दिख रहा था, पर इतना कंफर्म थी कि उसकी आंटी उसके अंकल को मिल गई है। इधर कार में बाल सुखाते सुखाते वो उसको किस करना भी शुरू कर देते हैं। हाँ, उस टाइम उनका फोन बजता है। याओ ध्यान भी देती है, पर वो नहीं देते। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है घर पे। याओ को उसकी फ्रेंड मैसेज कर रही थी कि उसके दादाजी को अंकल बोल दिए हैं उसके कि वो अरेंज मैरिज नहीं करेंगे, और वो देखी भी अपने अंकल को किसी लड़की को ली हुई, तो शायद वो उसकी आंटी होगी। अब ये फोटो तो उसी का था डेफिनेटली, तो वो तो थोड़ा सा सरप्राइज होती है। पर उसी टाइम उसकी फ्रेंड कॉल भी करती है उसको, और वो उसको बताती है कि पता है मैंने कॉल किया था अंकल को ये फोटो खींचने के बाद, और वो फोन ही नहीं उठाया। याओ कहती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, और वो कहती है कि ऐसा कभी नहीं किए थे अंकल, वो मेरा कॉल हमेशा उठाते थे, पर हो सकता है कि वो कार में फ्यूचर आंटी के साथ कुछ कर रहे हो। अब ये सुन के तो वो सड़क ही जाती है, क्योंकि उस टाइम कॉल आया था ना, तो वो उसकी फ्रेंड का ही कॉल आया था उनके फोन पे, और उस टाइम वो लोग क्या कर रहे थे ये तो उसको भी पता था। पर प्रेजेंट में उसकी फ्रेंड बताते रहती है कि अंकल डेट कर रहे हैं और बताए भी नहीं। पर याओ उसको कहती है कि एक्चुअली मैं भी रिलेशनशिप में हूँ। अब इतना जानने के बाद भी उसकी फ्रेंड को ये नहीं पता चलता है कि वो दोनों साथ में ही होंगे। वो याओ से पूछती है कि कौन से मंदिर में पूजा कर रहे हो तुम लोग आजकल, मुझे भी वहाँ प्रे करना था ताकि मैं भी रिलेशनशिप में आ जाऊँ। अब ये तो खैर मजाक था, पर जो भी था वो पूछती है कि कौन है तुम्हारा पार्टनर, वही आदमी है क्या जिसका तुम बात कर रही थी। वो कहती है हाँ हाँ वही है। तो वो टेक्निक्स का बात करने लगती है जो भी उसके पार्टनर उस पर यूज करते हैं, और ये सब बात करने के बाद एक वीडियो भी भेजती है जो कि उनके पर्सनल लाइफ में काफी इफेक्टिव होगा। तो अब यह वीडियो प्ले तो कर देती है, पर उसके ईयरफोन में कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, क्योंकि सुनाई दे रहा था यान्सी की ईयरफोन में। तो वो आके उससे पूछते हैं कि तुम मेरे पीठ पीछे ये सब देखती हो। अब पहले तो वो मना करती है, पर फिर कहती है कि हाँ देख सकती हूँ, मैं भी एडल्ट हूँ। पर यान्सी देखने पे भरोसा नहीं रखते थे, वो इम्प्लीमेंट करने पे रखते थे, तो वो वही करते हैं। इधर जाओ को उसके पापा कॉल करते हैं, और वो उससे पूछते हैं कि वो यान्सी को ऑफेंड किया क्या, क्योंकि यान्सी का कंपनी अपना सारा इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया है उनके कंपनी से। अब ये बात बोलते बोलते उसके पापा नाराज भी बहुत ज्यादा थे, क्योंकि उनकी बेटी की गलती की वजह से इतना कुछ हो गया उनके कंपनी के साथ, तो वो सारा तो बनता है ना, और साथ में वो उसको 3 दिन भी देते हैं, और इन 3 दिनों में अगर वो यान्सी का दिल जीत सकती है तो अच्छी बात है, वरना उसको वांग फैमिली में शादी करना पड़ेगा। इतना बात करके कॉल काट देते हैं। पर इस चीज से वो सोचती है कि अभी भी उसके पास 3 दिन है। तो अब देखते हैं कि वो क्या करती है 3 दिनों में। अब नेक्स्ट डे जब ऑफिस आती है तो पता चलता है कि यान्सी का एक पेंटिंग बनाया है कोई, और कोई नहीं जाओ, और ये पेंटिंग पहुंचाया जा रहा है शेन के ऑफिस में। वो जाके जल्दी से देखती है तो उस पेंटिंग के साथ एक नोट था जिसमें जाओ लिखी हुई थी कि वो उम्मीद करती है कि मिस्टर सेन कल आर्ट एग्जीबिशन में जरूर आएंगे। अब ये देख के याओ भी सोच लेती है कि यान्सी आर्ट एग्जीबिशन में जाएंगे तो जरूर, पर ये जाओ के लिए एक सरप्राइज होगा। अब इस टाइम तक वहाँ पे यान्सी भी आ जाते हैं, और वो पूछती है कि ये क्या है, ऐसे लोग आपको सब कुछ भेजते हैं। यान्सी कहते हैं कि ये जाओ भेजी है बस माफी मांगने के तौर पे, और कुछ ज्यादा नहीं है। पर जलन नाम का भी तो कोई चीज होता है ना, और इस फीलिंग को वो कैसे ही दूर कर सकती थी। बस यान्सी उससे पूछते हैं कि तुम बताओ क्या करूँ मैं। तो वो फटाफट से उठ के शर्ट का 2 बटन खोलती है, टाई नीचे करती है, और अपने होठों का छाप वहाँ पे छोड़ती है। तब जाके वो सेटिस्फाइड होती है फोटो क्लिक करने के बाद। पर अब वो इतना ही पे कहाँ ही रुकने वाले थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे उसी आर्ट एग्जीबिशन में। वो वहाँ के इंचार्ज को अपना आर्ट डिस्प्ले करने के लिए कह रही थी। हाँ, पहले तो वो मना करती है क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ था, पर फिर यह अपना वीआईपी टिकट दिखाती है उसको। ये देख के वो पर्सन इंचार्ज मान जाती है, क्योंकि जाओ उसको बोली थी कि वीआईपी टिकट जिसके भी पास रहेगा वो इंसान उसको जो बोलेगा करने के लिए उसको करना पड़ेगा। तो अब याओ चाहती थी कि वो पेंटिंग सबके सामने डिस्प्ले हो, तो ये करने के लिए वो मान जाती है, और ये करती भी है, और वो पेंटिंग लोगों को पसंद भी आता है। उस पेंटिंग का तो कोई 5 मिलियन, कोई 6 मिलियन, कोई 10 मिलियन इतना देने के लिए रेडी था। और उन लोग की ये बातें सुन के जाओ बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि उसको तो लग रहा था कि ये उसका पेंटिंग है, तो उसका पेंटिंग इतना दाम में बिकेगा तो ये उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है ना, और उसके पापा के लिए भी।
इस पॉइंट पे यान्सी का असिस्टेंट वहाँ पे आता है और वो कहता है कि ये पेंटिंग यान्सी खरीद रहे। अब हाँ, एक आदमी उनसे पूछता है कि मैं तो 8 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ, वो कितना देने के लिए तैयार है, जिसपे आंसर मिलता है 20 मिलियन। अब ये सुन के जाओ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि यान्सी उसका पेंटिंग इतना दाम में खरीदेंगे। तो ये बात करने के लिए वो जाती है असिस्टेंट के पास, पर वो कहते हैं कि इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मिस्टर सेन को आपका पेंटिंग पसंद नहीं है, ये पेंटिंग आया है पसंद। अब इस टाइम पे जाके वो देखती है कि कौन सा पेंटिंग वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, और ये देख के वो बहुत गुस्साती है। वो पर्सन इंचार्ज को बुलाती है और उनसे पूछती है कि ये बनाया कौन है। वो कहती है कि एक लड़की आई थी जिसके पास वीआईपी टिकट था और वो कही थी ये करने के लिए। अब ये सुन के वो सोचती है कि वो तो सिर्फ वीआईपी टिकट यान्सी को दी थी, फिर कौन आ सकता है। पर तब वो लेडी बताती है कि वैसे वो नाम तो नहीं बताई थी, पर अपना साइन की थी याओ के नाम से। अब ये सुन के सबको ये समझ पे आता है कि ये पेंटिंग याओ बनाई है, और वो लोग कंपेयर करना शुरू कर देते हैं जाओ के पेंटिंग से, जो कि ऑब्वियसली कचरा था जाओ का पेंटिंग उन लोग के हिसाब से। और ये सारी बात सुन सुन के वो तो अपना खून ही जला रही थी मान लो। अब उसी टाइम पे एक और लेडी आती है वहाँ पे, जो जाओ के बारे में पूछ रही थी। जाओ भी कहती है कि मैं ही हूँ, जिससे वो लेडी बताती है कि उन लोग को पता चल गया है कि याओ के कंप्यूटर से जो भी इन्फॉर्मेशन चुराया गया था, लाइक वो सारा पेंटिंग्स, वो जाओ करवाई थी। अब ये बात मानने के लिए जाओ तैयार नहीं थी, तो वो लेडी बताती है कि वो लॉयर है, जो कि राइन ग्रुप भेजा है, यानी कि यान्सी का कंपनी भेजा है, और उसके खिलाफ केस किया गया है याओ का नाम बदनाम करने के लिए और उसके साथ ये सब करने के लिए। बेचारे इस चीज से तो उसका बचा कुछ इज्जत सारा जाता है। इधर याओ अपने घर पे आती है तो उसको कॉल आता है कि उसका वो पेंटिंग बिक चुका है, और लगे है तो उसके अकाउंट में सारा अमाउंट भी आ जाता है, मतलब 20 मिलियन। वो तो इतना अमाउंट देख के खूब खुश हो जाती है, क्योंकि अब वो भी अमीर लेडी बन चुकी है। तो इन सब चीज का खुशी मना ही रही थी, तभी गेट नॉक होता है। एक डिलीवरी मैन आया था एक पेंटिंग देके, और ये गया, ये तो वही पेंटिंग था। और तब उसको पता चलता है कि ये पेंटिंग तो यान्सी ही खरीदे हैं। अब इस पॉइंट पे यान्सी भी आके उसको पकड़ लेते हैं अच्छे से। वो तो बहुत गुस्सा आ जाती है। वो कहती है आपको पता है ये पेंटिंग में जाओ को चिढ़ाने के लिए वहाँ पे लगाई थी। वो कहते हैं तुमको जो करना है तुम करो, पर मुझे तो मेरा चीज वापस चाहिए ना। पर वो कहती है कि आप जानते भी है 4 मिलियन डिडक्ट हो गया टैक्स के चक्कर में, पर अब इस चीज को लेके वो क्या ही कर सकते थे। वो कहते हैं तुम ये सब छोड़ो, मैं तुमको एक गुड न्यूज देता हूँ। जाओ तुम्हारे साथ जो भी किया उस सब चीज का एविडेंस मुझे मिल गया है, और मैं अपने लॉयर को ऑलरेडी उसके पास भेज चुका हूँ। अब ये सुन के तो वो भी बहुत खुश हो जाती है। उसी टाइम पे उसको स्कूल की तरफ से मैसेज आता है, तो वो कहती है कि मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, आप घर पे वेट कीजिए मेरा, इतना बोल के निकल जाती है। अब इधर यान्सी को मैसेज करती है उनकी भतीजी। वो कहती है कि मैंने सुना है आज स्कूल में याओ को कोई कन्फेस करने वाला है, मैं भी चाह रही हूँ देखने क्या होता है वहाँ पे। तो अब ये सुनने के बाद भी यान्सी घर पे कैसे रुक सकते थे, वो तो तुरंत पहुँच जाते हैं याओ के पास। वो तो उनको वहाँ से भगाने के चक्कर में थी, पर वो कहते हैं कि ऐसा क्यों, कुछ होने वाला है क्या आज। वो कहती है नहीं, मेरी फ्रेंड है ना, वो आज आने वाली है मुझसे मिलने के लिए, तो अगर वो आपको देख ली तो पता नहीं क्या बोलेगी। वो कहते हैं कि अब क्यों घबरा रही हो, अब तो सब कुछ हो चुका है ना। वो कहती है मैंने अभी तक उसे कुछ बताया नहीं है, और समझ में भी नहीं आ रहा है कि बताऊं कैसे। वो कहते हैं वैसे आज न कल पता चल ही जाएगा उसको। अब इस पॉइंट पे उसकी फ्रेंड भी आ जाती है वहाँ पे, जो कि याओ देखती है तो लेके भागती है अपने फियांसे को वहाँ से, और वो थोड़ा बहुत अपने अंकल को देख लेती है, तो वो भी पीछे पीछे जाती है। तो अब दोनों ही अलग अलग जगह छिप जाते हैं। वैसे वो कॉल करती है याओ को, और वो कहती है कि पता है मैंने अपनी आंटी को स्कूल में देखा, वो मेरे अंकल के साथ थी पर अच्छे से नहीं देख पाई। अब ये सुन के वो थोड़ा रिलैक्स होती है, पर तभी उससे पूछती है कि वो कहाँ है। वो कहती है मुझे कुछ काम आ गया ना तो जाना पड़ा। तब इतनी देर में उसको कपड़ा दिख जाता है उसकी आंटी का, तो वो बोलती भी और फोन भी काट देती है उसके पास जाने के लिए। और उसका ये बात सुन के याओ समझ जाती है कि वो उसको देख चुकी है, क्योंकि ये कपड़ा तो वही पहनी हुई थी ना। तो वो घबरा जाती है कि अब क्या करूं। इतनी देर में वहाँ पे उसकी फ्रेंड भी आ जाती है, पर वो छुप जाती है। वो सिर्फ अपने अंकल को देखती है वहाँ पे। वो पूछती है कि मेरी आंटी कहाँ पे है। वो कहते हैं कि उसको कुछ काम था तो चली गई। हाँ, एक सेकंड के लिए तो उसको लगा था कि शायद उसकी आंटी यहीं पे कहीं छिपी हुई है, पर उसके अंकल उसको देखने थे तब ना। तो वो भी कहते हैं कि ऐसे आज न कल तुमको पता चल ही जाएगा, तो अभी जाओ। वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, दादाजी को बताने जा रही हूँ। अब उसके वहाँ से जाने के बाद वो याओ को बाहर निकालते हैं डस्टबिन से। उसी टाइम पे एक लड़का आके उसको प्रपोज कर देता है, साथ में डिनर साथ में करने के लिए भी पूछता है। हाँ, यान्सी को गुस्सा तो बहुत ही ज्यादा आता है, पर वो कुछ करने नहीं देती उनको। वो कहती है मैं नहीं जा सकती क्योंकि मुझे कुछ काम है। अब इस पॉइंट पे वो लड़का उनको देख के कहता है कि ये तुम्हारे अंकल हैं। उनको हाय हेलो करना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं सच में आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। ये सुन के तो उनका पारा चढ़ जाता है। वो उसको पकड़ के अच्छे से कहते हैं कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। बेचारा वो लड़का रोते रोते भाग जाता है वहाँ से। दिल टूट गया था उसका। पर ये जो भी हुआ, इन सब चीज की वजह से याओ को बहुत हंसी आ रहा था। उसी टाइम पे यान्सी को एक कॉल आता है और क्या बात होता है ये तो हमें नहीं पता, पर वो उसको कहते हैं चलो घर चलते हैं, और घर लेके भी जाते हैं, पर अपने घर नहीं, अपने पुराने वाले घर, मतलब जहाँ उनके पापा थे। क्योंकि वो अपने पापा को कहे थे ना कि वो उनकी बहू को घर लेके आएंगे, और साथ में उनकी भतीजी भी जाके बता दी थी कि उसके अंकल की गर्लफ्रेंड है, तो अब तो उनको लेके जाना ही पड़ेगा। हाँ, वो जाने से वहाँ पे थोड़ा हिचकिचा जरूर रही थी, क्योंकि भले वो अपनी फ्रेंड से मिलने बहुत
बहुत बार यहाँ पे आई है, पर बहू के तौर पे तो पहली बार जा रही थी ना। और अगर दादाजी यानी कि यांसी के पापा नहीं माने तो वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तुमको बहुत पसंद करते हैं, जरूर मान जाएंगे। तो वो भी उनके साथ अंदर जाती है। अंदर सारे लोग तो उसका इंतजार कर ही रहते हैं, क्योंकि सभी को पता था ना कि यांसी अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आ रहे हैं आज। तो सब उन लोग का बेसब्री से वेट कर रहे थे और थोड़ी देर में वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आ भी जाते हैं। पर सबको अभी तक बताया नहीं थे कि वो उनकी गर्लफ्रेंड थी, वो उनके पीछे छुपी हुई थी। तो अब याओ भी बाहर आके सबको हाय हेलो करती है। पर उसकी फ्रेंड अपने अंकल से पूछती है कि अब याओ को लेके क्यों आए हैं, मेरी आंटी कहाँ पे है। अब इस पॉइंट पे वो उसको पकड़ के कहते हैं कि इसी को आंटी बोलो। अब ये सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड रह जाती है। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है उसको समझने पर सब कुछ समझ भी जाती है। और फिर कहती है कि आज से मैं आपको अंकल नहीं बोलूंगी, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड है। तो आज से याओ को थोड़ा भी कुछ हुआ तो उसके बाद देख लीजिएगा मैं क्या करूंगी। अब इतना सब कुछ बोलती तो रहती है, पर वो उसको एक बार आंख दिखाते है तो चुप ही हो जाती है। तब ये सब होने के बाद वो याओ को ले जाके बैठाते हैं, खुद भी बैठते हैं। पर उनके पापा के करीब वो खुद बैठे थे और उनसे दूर बैठी थी याओ। और ये चीज यांसी के पापा को अच्छा नहीं लगता, वो उसको कहते हैं पास आके बैठने के लिए। तब वो दोनों अपना पोजीशन एक्सचेंज करते हैं। वैसे यांसी के पापा उनको डांटते जरूर है, क्योंकि याओ उनसे बहुत छोटी थी, पर वो अपने पापा को कहते हैं कि मम्मी भी तो 10 साल छोटी थी ना आपसे, तो सेम मेरा भी वैसे ही है। अब ये सुनकर उनको फिर से गुस्सा आता है, पर याओ उनका गुस्सा शांत करती है, उनको चाय ऑफर करती है। वो उससे पूछते हैं कि क्या दिख गया तुमको इसमें। अब वो क्या ही बोले उनको। इतने दिन में वो फिर यांसी को डांटना शुरू कर देते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि अभी तक इसके पेरेंट्स नहीं राजी हुए हैं इस चीज के लिए। ये सुन के याओ कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स कुछ दिन में यहाँ पे आने वाले हैं, तो उस टाइम पे इस बारे में उनसे बात कर लीजिएगा। दादाजी तो बहुत खुश होकर कहते हैं कि हाँ, अपने पेरेंट्स को लेके आना खाने पे कभी। तो अब होता भी ऐसा ही है, कुछ दिन बाद वो अपने पेरेंट्स के साथ आती है उनके घर पे। वैसे उनके पेरेंट्स को पहले से पता था कि शादी का बात होना है, और वैसे यांसी भी उस टाइम उनसे कहते हैं कि वो उनकी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, और वैसे अगर वो लोग चाहे तो वो उनके घर पे आके शादी की बात भी कर सकते हैं। अब ये सुन के या उनको कहती है कि बहुत जल्दी शादी की बात नहीं कर रहे आप। पर उनके हिसाब से तो डेफिनेटली वो जल्दी नहीं कर रहे थे। वो उसके पापा को और आगे अपनी कंपनीज के बारे में बताते हैं कि वो 3 कंपनी ओन करते हैं, जिसमें रायन सबसे बड़ा है, और वो चाहते हैं कि वो उस कंपनी का 8% शेयर्स याओ के नाम कर दें। याओ कहती है मुझे नहीं चाहिए। उसकी माँ भी कहती है कि बहुत ज्यादा बेटरोतल गिफ्ट नहीं हो गया। पर दादाजी कहते हैं कि बिल्कुल ज्यादा नहीं हुआ, ये हमारा सिंसियरिटी शो करता है। पर इधर यांसी तो बोले जा रहे थे, वो कह रहे थे कि वो याओ को बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे वो चीज करने के लिए जो वो चाहती है, बल्कि वो तो उसका सपोर्ट करेंगे जो भी वो करना चाहे उसमें। अब ये सब बातें होने के बाद भी उसके पापा के चेहरे पे कोई खास रिएक्शन नहीं दिख रहा था उनको, इसीलिए वो बोले जा रहे थे। वो आगे कहते हैं कि वो अपना बिजनेस और एक्सपेंड करने वाले हैं कुछ दिनों में, और इस वजह से उनको थोड़ा काम भी रहेगा। पर फिर ये सब बोलते बोलते वो उनको चाय ऑफर करते हैं और कहते भी है कि याओ का एक बार ग्रेजुएशन हो जाता है, उसके बाद वो लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे, अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। अब इस टाइम पे जाके उसके पापा कुछ कहे थे, वो कहते कि उनको प्राइवेटली कुछ बात करना है। तो अब दोनों जाते हैं वहाँ से और थोड़ी देर में बात करके आ भी जाते। याओ तो बहुत घबरा गई थी कि पता नहीं उसके पापा यांसी को क्या ही बोल दिए होंगे, पर यांसी कहते हैं कि कुछ नहीं बोले हैं, बस दूसरे सिटी में एक्सपेंड करना है बिजनेस, इस बारे में बात करने गए थे। और बात रहा इस शादी का, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उन दोनों के शादी से। वो तो उनको एक कैलीग्राफी भी देते हैं जिसमें लिखा था कि उन दोनों का जोड़ी तो हेवन में बना है, तो इस जोड़ी को धरती पे बनने से कौन ही रोक सकता है भला। तो ये देख के तो वो लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं और कुछ दिन बाद उन लोग का शादी भी हो जाता है। और इसी तरीके से वो कॉमिक बुक यानी कि मांगा भी कंप्लीट हो जाता है और इसी के साथ ये कहानी भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।